I welcome you all on your own channel Geo with Madhur, and today guys we are going to start the third part of chapter number 3 constitutional design, and today we are going to talk about the philosophy of constitution. पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया। उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू वेज टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वन, टू read what the people used to say about the constitution, and second what are the values of the constitution, या constitution खुद अपने बारे में क्या बोलता है। तो आज हम उस दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने बारे में क्या बोलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वही वैल्यूज़ को हमने फॉलो किया जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में थी, और उन्हीं वैल्यूज़ ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्ट्रक्चर दिया। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन वैल्यूज़ का खास ध्यान रखा गया। जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको हमने एक ही पेज पर सबसे पहले उतार दिया। दैट पेज इज कॉल्ड प्रीएम्बल। हालांकि ये प्रीएम्बल राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है गाइज, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अमेरिका ने ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का यूज़ किया था। उसके बाद से जिस कंट्री ने भी अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसने प्रीएम्बल को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही तीन प्रीएम्बल्स इस बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला है यूएसए का, सेकंड है साउथ अफ्रीका का, और तीसरा है हमारी कंट्री इंडिया का। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के प्रीएम्बल के बारे में। बाकी दो प्रीएम्बल आप बुक में एक बार देख सकते हैं। सो गाइज, अब इस पिक्चर को देखिए। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया एंड इट स्टार्ट्स विद द लाइन कॉल्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है गाइज? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representatives and not handed down them by a king or any outside powers। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने खुद बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी ने दिया नहीं है, किसी किंग ने या किसी पर्सन ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन उधार में नहीं दिया है। इसके बाद having solemnly resolved to constitute India into a sovereign। Now sovereign का मतलब क्या है? People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters। No external power can dictate the government of India। हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी तरह के लॉ को बनाने का पूरा राइट हमारे पास है। कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के मैटर्स में डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेगी। कोई बाहर का पर्सन इसमें हमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। थर्ड फीचर कम्स इज सोशलिस्ट। अब इसका क्या मतलब है? Wealth is generated socially and should be shared equally by society। Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities। Guys, हमारी कंट्री में जो वेल्थ है, जो पैसा है, जमीन है, ये सब सबकी है एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। यहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको सब कुछ अवेलेबल करवाए, लेकिन ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न ऑल दीज थिंग्स, और एक सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे, इसका काम हमारी गवर्नमेंट करती है। इसके बाद द नेक्स्ट टर्म कम इज द सेक्युलर। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। गाइस, हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म फॉलो होता है। इन आवर कंट्री देयर इज नो रिलीजन एज अ ऑफिशियल रिलीजन। All the religions are treated equally and the government have no national religion। The government should not intervene in the religious matter unless those religious matters are not harmful for the society। Every person have a right to follow its own religion, profess that and propagate it, but in a peaceful manner and should not harm the religious sentiments of other people। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आता है that is democratic। A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable। The government is run according to some basic rules। Now we are a democratic country। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल बताता है कि we are going to be a democratic country where the representative will be elected by the people। People will have the right to vote and the government will run as per the wish of the people। There will be some basic rule on which the government will run the system। After that, the next term which we have is the republic। Now the head of the state is an elected person and not a hereditary position। हमारी कंट्री में जो हमारा हेड है that is a elected representative। That person is elected। यहाँ कोई hereditary position नहीं है। You have to fight for that। You have to get elected to become prime minister and the president of the country। After that, the next thing which comes to our preamble is justice। Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender। Social inequalities have to be reduced। Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged groups। Guys, the justice should be given to all the people in the country irrespective of gender, religion and caste।
While giving the justice, you should not, the government will not see, the judiciary will not see that person belongs to which community, which class, which religion, and especially there should be the special provision for the justice of the disadvantaged group. जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने का भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है. All inequalities should be reduced in the country for the betterment of the people. The next topic which comes in the preamble of the constitution is liberty. There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. हमारी कंट्री में there is a complete liberty to do whatever you want. You can think the way you want. You can speak the way you want. You have the liberty to express your point of views. But at the same time, that liberty does not allow you to speak wrong against any person. Your liberty is there, at the same time the others' liberty are also present. So you cannot speak wrong about the others, keeping this concept of liberty in your mind. The government will not put any restrictions on your thinking. And then comes a very important aspect of our constitution, equality. All are equal before the law. The traditional social inequalities have to be ended. The government should ensure equal opportunity for all. Guys, there should be the equal opportunity for all. The government is responsible for providing the equality to all the people in the country. All traditional social inequalities should be removed. You know, there are some sort of problems like untouchability was there in the country. So all such evils should be reduced, and government should bring the opportunities for all the people. And the last is the fraternity, guys, bhaichara. All of us should behave as we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. हमारी कंट्री में गाइस फ्रेटर्निटी की बात की जाती है, भाईचारे की. हम सब एक दूसरे को फैमिली मेंबर मानकर रहते हैं, और वैसा मानना भी चाहिए. किसी को भी अपने से किसी भी दूसरे इंसान को खतरे की फॉर्म में या अपने आप से नीचा नहीं समझना चाहिए. वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल शुड लिव हैप्पीली इन कंट्री. So this is the preamble of India, guys. These are the guiding values of our preamble. और इसी के बेसिस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉ, सारे एक्ट, सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है. This is the very first page of our constitution. Guys, after talking about the preamble, let's move on to the next topic, and that is the institutional design. Guys, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरीके से लिखा गया है जो कि एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है. ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी बुक है जिसके अंदर ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं. ये रूल्स और रेगुलेशंस कोई पत्थर पे खींची हुई लकीर नहीं है गाइस, क्योंकि टाइम के साथ सिचुएशंस चेंज होते हैं और सिचुएशंस के साथ लॉस चेंज होते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में भी ये बात थी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो सिचुएशंस कंट्री में आज हैं वो सिचुएशन आगे ना हो. ओके, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर ने ये लॉ बनाया, ये सिस्टम रखा कि आगे चलकर जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की जरूरत पड़े, जब कभी इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के चेंज को हम अमेंडमेंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट्स की जरूरत करे तो वो हो सके. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टैटिक नहीं है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. Yes, the Indian Constitution is called the living document because it is keep on changing. The amendments are keep on happening according to the situation, according to the need. And changing the Constitution is not very easy as well as not very tough. The Parliament have the power to do the amendments in the Constitution. दूसरी बात guys, the Constitution of India is written in a very legal language. अगर आप सोचें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करेंगे या मैं सोचूं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड कर समझ सकते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Because constitution is written in a legal language, that language is completely different from the language which we speak. या मैं बात करूँ जो इंग्लिश हम बोलते हैं, उस लैंग्वेज, उस इंग्लिश से उसकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है. उसको समझने के लिए you need to have the special training, और उसी के लिए there are people who have the special skills to read the constitution and understand it what it is saying. हालांकि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको समझना इतना मुश्किल नहीं है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर वो बात लिखी हुई है जो हम लोगों को फॉलो करनी है और हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करनी है. गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, लोगों के क्या राइट होंगे, हमारे क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट की क्या पावर है, हमारी क्या पावर है, ये सारी चीज़ें, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा, लेजिस्लेचर होगा, उन सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में लिखा गया है. और आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में गाइस बात करेंगे. जैसे आने वाले इलेक्शन में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए इलेक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे. फिर अगले चैप्टर में हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और लास्ट चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करेंगे.
So guys, here comes to the end of this video and this chapter. This was the third part of the chapter number 3 constitutional design. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. अगर कोई भी परेशानी है तो feel free to ask in the comment box. I will try to answer as fast as possible. And guys, अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें. जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा and I will keep on making the new videos for you. So stay home and do study and keep on watching Geo with Madhur. Bye bye guys and